Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 24th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 24 जुलाई 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज से रोज़ मॉर्निंग में 5 AM पर ये वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिला करेगा। तो मेक श्योर करना आज से डेली रोज़ सुबह 5 बजे आप मेरे साथ में उठकर इस वीडियो को देखोगे। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमेंट, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, यानी पूरे लेक्चर को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है, फिर लास्ट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। एक हाई कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। बाकी इस लेक्चर का PDF वगैरह चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले जाना है टेलीग्राम पर। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन UPSC। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके अगेन आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। 13,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। आज के दिन की शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डे के साथ में। तो आज है 24 जुलाई 2023 और है मंडे। तो 24 जुलाई को जो दिन होता है वो है इनकम टैक्स डे। ध्यान रखना, हर साल 24 ऑफ जुलाई को इनकम टैक्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 24 जुलाई को ही 24 ऑफ जुलाई 1860 यानी 24 जुलाई 1860 में जो ये इनकम टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहली बार लाया गया था। तो इसी को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए इनकम टैक्स डे का सेलिब्रेशन 24 ऑफ जुलाई को किया जाता है। इनकम टैक्स सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो है सरकार का रेवेन्यू जनरेशन। क्योंकि आप, मैं, हम लोग यहाँ पर एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए इनकम टैक्स को पे करते हैं जो आपकी सीधा इनकम में से जाता है। और वो जो इनकम टैक्स, वो जो कर है, वो सरकार का डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू है, उनका ये कमाई है। तो वो जो रेवेन्यू है सरकार के पास में आता है, वो रेवेन्यू डेवलपमेंट और बाकी हमारे देश के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर खर्चा जाता है। देश के कल्याण के लिए यहाँ पे जो पैसा है वो खर्चा जाता है। तो ये जो दिन है 24 जुलाई को मनाया इसलिए भी जाता है ताकि हम लोगों को याद दिला सकें, लोगों को जागरूक कर सकें कि आखिरकार जो ये इनकम टैक्स है उसको टाइम पर पे करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना इसका महत्व होता है डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए, ओवरऑल हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। नाउ इनकम टैक्स 2023 को लेकर कुछ ओवरव्यू है, यानी ये कुछ 5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली कहीं से क्वेश्चन बना तो वो यहीं इन 4-5 चीज़ों से बनेगा इनकम टैक्स को लेकर। खासकर SSC वाले और बाकी सारे एग्जामिनेशंस में जो खासकर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट डेज को लेकर वो बनते रहते हैं। तो इवेंट की बात करी गई तो मैंने आपको बता दिया इनकम टैक्स डे इवेंट है 2023 का। डेट क्या है? 24 जुलाई 2023। दिन क्या है? मंडे। सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रपोज करती है। इंडिया के थ्रू यहाँ पर ये पूरा ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि 24 जुलाई 1860 में सबसे पहली बार इनकम टैक्स को लेकर आया गया, तो उसी चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल। समझ गए? इंपॉर्टेंट डे वाला आर्टिकल हो गया समाप्त। नाउ आते हैं हम लोग अब अपने कुछ रेलिवेंट इश्यूज़ के ऊपर। नंबर 1 टॉपिक, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 लगातार न्यूज़ में है। इस टॉपिक को GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आराम से लिंक कर सकते हो। हुआ क्या है, हाल ही में कुछ गाइडलाइंस, कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस यहाँ पे जारी की गई हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 के अंदर IT हार्डवेयर सेक्टर्स के लिए। अब ये मुद्दा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों पहले ही समझने की कोशिश करो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस स्कीम का मेन मकसद क्या होगा? इस स्कीम का मेन मकसद है कि सरकार किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है, उसका जो उत्पादन है, उसको प्रमोट कर सके, उसको बढ़ा सके। ठीक है, तो मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे IT हार्डवेयर की बात की जा रही है। इसमें IT हार्डवेयर में हम लोग लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन PC, जो हमारे ऑल इन वन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 है, ये इसकी गाइडलाइंस अभी जारी की हैं। समझ गए? तो ये स्कीम किस लिए चलाई जाती है? प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए। अब सरकार कैसे सपोर्ट करेगी? सरकार डायरेक्टली पैसों का सपोर्ट यानी फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे कंपनीज को प्रोवाइड करवाएगी कि अगर कुछ इतनी सेल होगी, इतने उससे सेल करेगी कंपनी, तो यहाँ पर उसको इतना फ़ायदा मिलेगा, इतना पैसा गवर्नमेंट की साइड से मिलेगा। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन को एक सपोर्ट मिलेगा, प्रोडक्शन होगा और साथ ही साथ में यहाँ पर एक ग्रोथ भी हम लोग को देखने को मिलेगी।
समझ गए। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम का मेन मकसद क्या है कि हम अपने देश में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, अपने देश के अंदर ही जो मैन्युफैक्चरिंग है खासकर आईटी हार्डवेयर की, उसको बढ़ा सकें। और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जब मेजर काम किया जाएगा तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें निवेश आएगा, इवन बाहर से भी निवेश आएगा। समझ गए। अब इस PLI 2.0 स्कीम का मेन टारगेट क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। मेन टारगेट है लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर्स, इन सब चीज़ों को बनाना। इसी के लिए यहाँ पर इस स्कीम को रेडी किया गया है। बाकी इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो कैसे लागू किया जाएगा, तो अलग अलग कंपनीज़ को ये सपोर्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई ग्लोबल कंपनी है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है, कोई डोमेस्टिक कंपनी यानी हमारे देश की कंपनी है, हमारे देश के अंडर में काम कर रही है लंबे समय से, तो ये कंपनियां अगर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे रखा जाएगा, उनको ये फॉलो करती हैं, तो उनको इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में सपोर्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है कि जो PLI 2.0 स्कीम है ना, इसकी कुछ गाइडलाइंस आएंगी। वो जो गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस को अगर डोमेस्टिक कंपनी और ग्लोबल कंपनी फॉलो कर रही होंगी, तो उस गाइडलाइन के हिसाब से वो कंपनियां कहीं ना कहीं अपनी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सरकार से फिनेंशियल सपोर्ट रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। सरकार से उनको डायरेक्टली पैसों का सपोर्ट मिलेगा और भारी भरकम पैसों का सपोर्ट मिलेगा। तो इसमें 3 तरह की कंपनी हो सकती है। एक तो ग्लोबल, यानी वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही हो, इंटरनेशनल कंपनी। सेकंड डोमेस्टिक, जो कि हमारे देश में काम कर रही है। तीसरी हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों ही फीचर्स है, दोनों ही लेवल पर वो काम करती है। ठीक है। अब इस इंसेंटिव का टेन्योर कितना होगा, कितने साल तक यहाँ पर ये सपोर्ट मिलेगा, तो ये जो इंसेंटिव इस 2.0 स्कीम के अंदर में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये 6 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। 6 साल का टेन्योर यहाँ पे रखा गया है। प्लस जो मैक्सिमम इंसेंटिव मिलने वाला है वो लगभग 45 बिलियन तक, यहाँ पे जो 45 बिलियन रुपीज़ है वो हम लोग ग्लोबल कंपनीज के लिए खर्चेंगे। बाकी 22.50 बिलियन जो रुपीज़ हैं वो हम लोग हाइब्रिड कंपनीज़ के लिए, जिसमें ग्लोबल और डोमेस्टिक फीचर्स दोनों हैं। बाकी 5 बिलियन जो रुपीज़ हैं वो हम लोग अपने डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए यहाँ पर रखने वाले हैं। मैक्सिमम इंसेंटिव्स यहाँ पर खर्चा जाएगा, मैक्सिमम इंसेंटिव्स की यहाँ पर बात की जा रही है। इतना पैसा इन कंपनीज़ के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा। एक तरीके से कह सकते हो इस पैसों का सपोर्ट मिलेगा इन सभी कंपनीज़ को, ताकि ये प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, देश की इकॉनमी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें। समझ गए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं। नमदा आर्ट के बारे में बात की जा रही है। नमदा आर्ट जो कि बहुत पुरानी आर्ट है, कश्मीर के अंदर में फॉलो की जाती है। हुआ क्या है वो समझते हैं। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने नमदा आर्ट प्रोडक्ट्स, यानी इस प्रकार के कारपेट वगैरह जिस पे नमदा आर्ट हुई है, ये वाली कलाकारी हुई है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को यूके में एक्सपोर्ट करने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई कि यूके में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये नमदा आर्ट प्रोडक्ट्स न्यूज़ में आ चुके हैं। तो नमदा क्राफ्ट जो है ना, ये कश्मीर का क्राफ्ट है। ध्यान रखना, कश्मीर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये, और इसको रिवाइव किया गया है कश्मीर के अंदर में स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत, जो कि बेसिकली हिस्सा है हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। तो इस योजना के तहत कहीं ना कहीं यहाँ पर इस क्राफ्ट को एक सपोर्ट मिला है। लगभग 2200 के आसपास 2200 कैंडिडेट्स हैं जो कि यहीं पर कश्मीर से अलग अलग 6 डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आते हैं, जिनको यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी गई है इस पर्टिकुलर आर्ट को लेकर। अब ये नमदा आर्ट क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो कलाकारी है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यही है नमदा आर्ट। ये जो कलाकारी है ना, इसकी शुरुआत 16th सेंचुरी में हुई थी, 16वीं सेंचुरी में, जब मुग़ल एम्परर अकबर क्या चाहता था, अपने घोड़े को सर्दी से बचाने के लिए यहाँ पर उसके ऊपर एक कवर लगाना चाहता था। सर्दी से बचाने के लिए उसके ऊपर कवरेज चाहता था कि हाँ भाई इसके ऊपर कवर डाल दिया जाएगा जिससे वो यहाँ पर सर्दी से बच जाएगा। ठीक है। तो उसी समय पर ये जो नमदा आर्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो आर्ट है ये इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे सूफी सेंट, जिनका नाम है शाह ए हमदान। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया। जो ये नमदा है एक प्रकार का ट्रेडिशनल, यानी कि बहुत पुराने ज़माने में यहाँ पर कश्मीरी फेल्टेड कारपेट है। उस प्रकार मतलब उस कारपेट में भी यहाँ पर ये जो यानी कश्मीरी फेल्टेड कारपेट आता है, उसी टाइप का यहाँ पे नमदा आपको देखने को मिलेगा, जिसको कैसे यूज़ किया जाता है, शीप वूल का, जो शीप का ऊन है उसको यूज़ किया जाता है। प्लस यहाँ पे हाथ से कई सारी जो एम्ब्रॉयडरी है वो यहाँ पर की जाती है, हाथ से यहाँ पर आप देख पाओगे कलाकारी की गई है इसके अंदर में, है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये नमदा क्राफ्ट कैसे बनता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे ना ऊन की जो लेयर होती है, वूल की कई सारी लेयर्स चढ़ाई जाती हैं एक के ऊपर एक। फिर लेयर को स्प्रेड करने के बाद में उसके ऊपर पानी छिड़का जाता है। पानी छिड़कने के बाद में यहाँ पर उसको प्रेस किया जाता है पिंजरे से, यानी कि आप देखोगे ये हो गया, ऊन की लेयर बना दी गई। ऊन की लेयर बनाने के बाद में यहाँ पर इसके बाद पानी छिड़कने के बाद में इसको इस प्रकार की जो ये लकड़ियाँ होती हैं ना,
लकड़ियों की कंडियाँ हैं, इसमें अलग अलग पैटर्न्स बने हुए हैं, इनसे प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस जो फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन भी सकता है। इसमें खास बात क्या है, ध्यान रखना कि ये जो कश्मीरी क्राफ्ट है ना, इसका जो मेन फीचर ये है कि जो यहाँ पर ऊन जो होता है, उनको फेल्ट किया जाता है, वोवन नहीं किया जाता। यानी ऊन से बुनाई नहीं की जाती। इस प्रकार से यहाँ पे ऊन लगा हुआ होता है और आप कह सकते हो यहाँ पर प्रेस करके कुछ इस तरीके का जो हम लोग प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं। ठीक है, होता ऊन का ही है, लेकिन प्रोडक्ट के कुछ इस प्रकार से ही दिखाई पड़ता है। इसके कोट भी बनते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, आपने रियल में भी इस प्रोडक्ट को देखा होगा। प्लस जो यूनिक थीम है, फ्लोरल पैटर्न्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो इसमें ऐड कर दी जाती हैं। प्लस इस प्रकार की जो कला है, ये जो क्राफ्ट है, इसकी प्रैक्टिस कई सारे कल्चर्स में हो रही है। स्पेशली आप देखोगे एशिया के अंदर में, ईरान में, अफगानिस्तान में, इंडिया में भी यहाँ पर जो है इसको फॉलो किया जा रहा है। एशिया में ही आते हैं ये, एशिया की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये कल्चर लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, हिंदी में भी, इसको आप लोग एक बार देख सकते हो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में मीजल्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। इसी के बेसिस पर आज का थंबनेल भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 2000 लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। आपसे वीडियो रेगुलर रहेगा तो सपोर्ट करने की कोशिश करना। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यह है कि हाल ही में जो यूके के हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है, इन्होंने यहाँ पर वार्न किया है कि लंदन के अंदर में जो मीजल्स आउटब्रेक है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक रिस्क देखने को मिल रहा है मीजल्स का। मीजल्स इस प्रकार की बीमारी होती है, खासकर बच्चों में आप देख पाओगे ऐसे बॉडी के ऊपर ये लाल कलर के जो पैचेस हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं, पूरे बॉडी पर रैशेस होने लगते हैं। तो मीजल्स एक हाईली कॉन्टेगियस डिजीज़ है। ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आराम से फैल सकती है। ये बीमारी होती कैसे है? तो एक वायरस की वजह से, एक वायरस जो कि पैरामॉक्सो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये जो वायरस है ये बहुत आराम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर में ट्रैवल कर सकता है डायरेक्टली कांटेक्ट के माध्यम से। ये जो वायरस है ये सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब आपका नाक हो गया, उसके बाद नेजल कैविटी हो गया, देन उसके बाद में फारिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया, इनको बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका ये वाला जो हिस्सा है सबसे पहली बार ये बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होने वाला है। धीरे धीरे बीमारी पूरी तरह से बॉडी के अंदर फैल जाती है, फिर ये डिजीज़ और ख़तरनाक हो जाती है, इवन इंसान की जान भी जा सकती है। फिर थोड़े समय बाद बॉडी के ऊपर में, फेस के ऊपर हो गया, चाहे बॉडी के ऊपर हो गया, इस प्रकार के जो पैचेस हैं रेड कलर के वो यहाँ पर नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। मीजल्स की सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर इन्हीं पैचेस के माध्यम से की जाती है। इसके लक्षण क्या नज़र आते हैं? तो सबसे पहली बार जो मीजल्स है ना, इसमें इंसान को बहुत तेज़ बुखार आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह सकते हो बुखार से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद यानी वायरस होने के 10 से 14 दिन बाद ये बुखार नज़र आएगा, कुछ दिनों तक रहेगा, नाक बहने लगेगी, कफ होने लगेगा, है ना, आंखें काफ़ी लाल हो जाएंगी, आंखों से पानी गिरने लगेगा, उसके बाद स्मॉल कलर के वाइट स्पॉट्स होने लगेंगे गालों के अंदर। देन उसके बाद में ये सब चीज़ें इनिशियल स्टेज में होती हैं, स्टार्टिंग की स्टेज में। फिर धीरे धीरे करके बॉडी के ऊपर रैशेस यानी लाल कलर के छत्ते पड़ने लग जाते हैं, जैसा अभी आपने पिक्चर में देखा एक। ठीक है, फिर फेस के ऊपर पैचेस हो जाएंगे, गर्दन पर होंगे, देन धीरे धीरे पूरे बॉडी के ऊपर ये पैचेस फैल जाएंगे। फिर 5 से 6 दिन बाद यहाँ पर ये पैचेस धीरे धीरे फेड भी होने लगते हैं और ज़्यादा यहाँ पर ख़त्म होने लगते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कौन सा व्यक्ति रिस्क में है, यानी किस किस को ये मीजल्स हो सकता है। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो नॉन इम्यून पर्सन है, जिसकी इम्यूनिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक है, या तो उसको वैक्सीनेशन नहीं लगा है या फिर वो वैक्सीनेटेड है लेकिन उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, तो वो व्यक्ति इन्फेक्ट हो सकता है आराम से। दूसरे वो लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड यंग चिल्ड्रन है, यानी ऐसे छोटे बच्चे, जवान बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, प्लस प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं, इनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इन मीजल्स का, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है मीजल्स का, यह आपने ध्यान में रखना है। कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट आज के समय में नहीं है। अब मीजल्स को एलिमिनेट करने का कुछ क्राइटेरिया है, यानी कई सारे देश ऐसे हैं जो मीजल्स को ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन वो कैसे देखा जाएगा? तो मीजल्स को एलिमिनेट करने का एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, एक रीजन है, जिस रीजन में कई सारे मीजल्स के केसेस निकल कर आए, तो क्या होगा? अगर 12 महीने के अंदर अंदर आप कह सकते हो, मतलब 12 महीने में जो ये मीजल्स है ये पूरी तरह से उस एरिया में ख़त्म हो जाए, कोई ट्रांसमिशन वहाँ पे ना नज़र आए, तो कहीं ना कहीं वो एरिया मीजल एलिमिनेटेड एरिया कहलाएगा, वहाँ पे मीजल्स ख़त्म हो चुका है। या फिर एक देश ऐसा, सपोज मान लो एक कंट्री है ना, जहाँ पर कह सकते हो कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, कोई भी मीजल नहीं देखने को मिला।
अगर वायरस रिटर्न करता है ना, वो वायरस फैलने की जो क्षमता है वो कंट्रोल्ड वे में रहती है 1 साल से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो एरिया भी जो मीज़ल एलिमिनेटेड एरिया कहलाएगा, वहाँ पे मीज़ल्स खत्म हो चुके हैं। अब ये चीज़ें एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती हैं, तो इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा पेड ग्रुप है, इसके बारे में जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। आप थोड़ा सा वेट करना, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में कोल गैसिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो जो हमारा कोल वाला मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इन्होंने एक टारगेट सेट किया है। क्या टारगेट है कि साल 2030 तक 100 मिलियन टन के आसपास जो कोयला होगा उसको गैसीफाई कर दिया जाएगा, है ना, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा एक एनर्जी ट्रांजिशन प्लान के माध्यम से। आपको पता ही होगा सरकार का टारगेट है कि लगातार पोल्यूशन को कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ग्रीनर कैपेसिटीज़ हैं उसकी तरफ बढ़ना। तो यहाँ पर उसी चीज़ के ऊपर मेन फोकस किया गया है। फोकस यहाँ पर यही है कि हम लोग साल 2030 तक 100 मिलियन टन्स के आसपास जो कोयला है उसको गैसीफाई करें, उसका गैसीफिकेशन करें। तो कोल मिनिस्ट्री का अनाउंसमेंट आया। अब इसमें क्या होगा, कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार एक स्कीम देख रही है अभी जिसमें गोल गैसीफिकेशन यानी कोयले से गैस बनाई जाएगी, कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, चाहे वो हमारे सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सभी को ऊपर यहाँ पर एक मेन फोकस किया जाएगा। इसमें जो पैसा खर्चने की बात की है वो 6,000 करोड़ रुपए खर्चने की बात की जा रही है। नाउ अब क्वेश्चन यह है कि कोल गैसीफिकेशन होता क्या है। कोल गैसीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग सिन गैस को बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिन गैस को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा कोल गैसीफिकेशन होता है। अब ये सिन गैस क्या होती है? एक ऐसी गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है एंड वाटर वेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा सिन गैस किस किस चीज़ से मिलकर बना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिन गैस के अंदर में नज़र आती हैं। ये कैसे मिलती हैं हमें? कोयले से। कोयला, पानी, एयर, ऑक्सीजन, इन सबको साथ में मिलकर यहाँ पे बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा। ठीक है, कोयले को ऑक्सीजन के साथ में, स्टीम के साथ में जलाया जाएगा और कह सकते हो इसको हीट किया जाएगा हाई प्रेशर के अंदर में। तो जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन के माध्यम से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? सिन गैस मिलेगा। और उस गैस में क्या क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें उस गैस के अंदर प्रेजेंट होगी। इस गैस के एडवांटेजेस क्या होंगे? तो कोल गैसीफिकेशन का सबसे पहला फ़ायदा होगा पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, पोल्यूशन को थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये क्लीनर ऑप्शन है। जैसे हम डायरेक्टली कोयले को जला देते हैं ना, यहाँ पर डायरेक्टली कोयले को नहीं जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ में ब्लोन किया जाएगा, हीट किया जाएगा हाई प्रेशर के अंडर में। ठीक है, तो कह सकते हो बर्निंग ऑफ कोल के कंपैरिजन में थोड़ा क्लीनर ऑप्शन है, यहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा कम होगा। उसके अलावा हमें एक गैस मिलेगी, सिन गैस, और सिन गैस कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को टक्कर दे सकती है। आज हम क्या कर रहे हैं, आज इंडिया बहुत सारा नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहा है अलग अलग देशों से। तो जब हमारे पास में कोल गैसीफिकेशन का प्रोसेस रेडी रहेगा तो नेचुरल गैस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कम हो जाएगी। अलग अलग देशों से ये नेचुरल गैस परचेज करना हम कम कर देंगे, मीथेनॉल को परचेज करना कम कर देंगे, अमोनिया को परचेज नहीं करेंगे, और कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उन सबको परचेज करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास में सिन गैस होगा, हम उसका यूज़ कर रहे होंगे। समझ गए? तो सिन गैस के अंदर में एक पोटेंशियल है कि वो हमारे एनवायरमेंटल बर्डन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है, कार्बन एमिशंस को कम कर सकता है, क्योंकि यहाँ से पोल्यूशन नहीं होगा इस प्रोसेस के अंदर में, जहाँ पर हम लोग सिन गैस को एक प्लांट के अंदर में प्रोड्यूस करेंगे बाय हीटिंग कोल। समझ गए? आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में विंडफॉल टैक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। जो हमारी भारतीय सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में विंडफॉल टैक्स को वापस से डोमेस्टिक पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के ऊपर लगाने की बात की है। अभी थोड़े दिनों पहले विंडफॉल टैक्स इन जो कच्चा तेल जो हमारे देश में उगाया, हमारे देश में जो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था, फिर बाद में हटा। नाउ वापस से उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया जा रहा है। ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो जो हमारे देश की पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, अब ऐसा नहीं है कि देखो आपको पता ही होगा, वैसे तो हम कच्चा तेल काफ़ी सारी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, लेकिन कुछ कच्चा तेल हमारे देश में भी प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ कंपनियां यहाँ पे उसको प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसी के ऊपर यहाँ पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया। अब ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो विंडफॉल टैक्स इज अ हायर टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज व्हेन दे एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड एंड अबव एवरेज प्रॉफिट्स। मतलब क्या है
कि विंडफॉल टैक्स एक बहुत ज़्यादा हायर टैक्स जो सरकार किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर लगाती है, ऐसा नहीं सब इंडस्ट्री के ऊपर लगता है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर लगता है, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसे अभी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऊपर लगाया जा रहा है। रीज़न, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है वो अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, मेरा पेन टैबलेट नहीं है यार, उसकी चक्कर में मैं प्रॉपर स्क्रीन पर लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन समझा देता हूँ आपको। अब होता क्या है कि इंडिया में भी सपोज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि इंडिया में कच्चे तेल का उत्पादन करती हैं, क्रूड ऑयल को यहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं। हम लोग बहुत सारा क्रूड ऑयल क्या करते हैं, बाहर विदेश से इंपोर्ट भी करते हैं, ये भी सभी लोगों को पता है। अब क्या होता है कि सपोज देखो दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर जो कच्चे तेल के दाम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं अचानक से। रीज़न क्या था, रशिया यूक्रेन का वॉर चला, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। सपोज़ अभी जैसे कि मान लो यहाँ पर 80 रुपीज़ था, एकदम से बढ़कर यहाँ पर 90 हो गया, 100 हो गया। तो जो हमारे देश की कंपनियां थीं जो कच्चे तेल का उत्पादन कर रही थीं, उनको अचानक से सडनली एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगा। यानी उनका जो एवरेज प्रॉफिट चल रहा था उससे भी ज़्यादा घातक प्रॉफिट होने लगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट होने लगा। अनएक्सपेक्टेड दबाकर ये प्रॉफिट कर रहे थे, प्रॉफिट कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अचानक से दाम बढ़ गए। अब इन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाया नहीं, अपनी साइड से कोई एक्स्ट्रा मेहनत तो करी नहीं, जैसा काम कर रहे थे वैसे ही चल रहा है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से एक झटके में प्राइसेस बढ़े, जिसकी वजह से यहाँ पर इन कंपनियों को दबाकर फ़ायदा हुआ। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर सरकार टैक्स काटती है, जिसको हम लोग विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन यह है कि सरकार कब लगाती है। देखो, सरकार देखती है किसी भी इंडस्ट्री में सडनली यानी अचानक से एकदम से उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाना, एकदम से उसकी कमाई इंक्रीज़ हो जाना, तो उसकी उसी प्रॉफिट के ऊपर, उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, जिसको हम लोग विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। क्लियर? आगे आते हैं। अब विंडफॉल टैक्स लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है। सबसे पहली चीज़, इससे क्या होगा, जो अनएक्सपेक्टेड गेन है, यानी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है लोगों के पास में, उस प्रॉफिट को बांट देना, उसका प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। समझ गए? दूसरा, ये सरकार की कमाई तो है, डायरेक्ट टैक्स जारी है, तो सरकार वो जो कमाई उनके पास में आएगी, जो रेवेन्यू आएगा उनके पास में, वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर लगाएंगे। जो हमारी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के कल्याण के लिए जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पर लेकर आएंगे। प्लस सरकार को एक और सपोर्ट के तौर पर रेवेन्यू मिलता रहेगा। प्लस सरकार के पास में जब पैसा आएगा तो इससे हमारे देश का जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट मतलब हमारे देश का, जैसे कि अभी आपको पता होगा, व्यापार में काफ़ी घाटा हो रहा है। घाटा कैसे हो रहा है? हम लोग ना एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा। तो उस चीज़ में हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पर सरकार जो है इस बढ़ते ट्रेड डेफिसिट को थोड़ा सा कम कर सकती है, क्योंकि उनके पास में काफ़ी रेवेन्यू आ जाएगा। समझ गए? चलो आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के सेक्शन से लिंक कर सकते हो। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बात की जा रही है। तो हुआ क्या है, अभी यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने हाल ही में अपने यहाँ पर यानी अपने टाइगर रिजर्व में जो पेट्रोलिंग है, जो दस्तक है, उसको और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर दिया और ज़्यादा बढ़ा दिया है। स्पेशली जो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ एरिया, क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास जो नेपाल है वो भी आपको देखने को मिलता है बॉर्डर के पास। तो नेपाल बॉर्डर का जो एरिया है वहाँ पर और ज़्यादा दस्तक को मजबूत कर दिया है, पहरे को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। तो इस वजह से यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है। तो डायरेक्टली सबसे पहले लोकेशन पूछी जाती है। दोस्तों, कई बार लोकेशंस पूछी गई हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। अब बिहार कहाँ पर है? ये हुआ इंडिया का मैप, ये रहा यहाँ पर बिहार। बिहार से कौन कौन से स्टेट्स जो कि बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाउंड्री लगता है बिहार के साथ में। ठीक है, फिर उसके बाद में झारखंड का भी एक बहुत बड़ा बाउंड्री लगता है, वेस्ट बंगाल का एक बाउंड्री लगता है, और ऊपर यहाँ पर मतलब सिक्किम देखने को मिलेगा। सिक्किम का बाउंड्री नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जस्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेपाल आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा। नेपाल का एक बहुत बड़ा बाउंड्री बिहार के साथ में लगता है। बिहार की कैपिटल हो गई पटना। यहीं ऊपर नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है ना, यहीं जस्ट पास में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी नज़र आएगा। ठीक है, जो खासकर गंगेटिक प्लेन वाला रीजन है, क्योंकि यहीं पर आपको बिहार नज़र आएगा। ये गंगेटिक प्लेन है हमारा, गंगेटिक प्लेन वाला जो रीजन है, यहीं पर आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आगे आते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर ही वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, प्लस वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर प्रेजेंट है। बाउंड्रीज की बात करेंगे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास जैसे कि
रॉयल चितवन नेशनल पार्क जो नेपाल का है वो आपको देखने को मिलेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से उसकी बाउंड्री लगती है नदन साइड में, यानी ऊपर से। बाकी गंडक रिवर हो गई, वो वेस्टर्न साइड से बहती है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के। ठीक है, वैसे कई सारी नदियां हैं जो कि इस रिजर्व के माध्यम से गुजरती हैं। गंडक, पंडई, मनोर, हरहा, मसन, बापसा, कई सारी नदियां हैं जो कि यहाँ पर इस रिजर्व के अलग अलग एरिया से फ्लो होती हुई चली जाती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा अलग अलग प्रकार के जानवर और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। उसको इतना ज़्यादा डिटेल से याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अगले आर्टिकल पर आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2, हमारा जो पॉलिटी का सेक्शन है वहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। CPTPP, इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो ये बॉडी अभी न्यूज़ में आ चुकी है। इस बॉडी के बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपने पता होनी चाहिए। हुआ क्या है पहले हम उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके ने यहाँ पर फॉर्मली अग्री कर दिया है, हाँ में हाँ मिला दिया है। किस चीज़ को लेकर? कि यूके पहला यूरोपियन कंट्री बनेगा जो कि CPTPP को ज्वाइन करेगा। ध्यान रखना, यूके पहला देश बनने को तैयार है जो कि पहला यूरोपियन कंट्री, यूरोप का पहला देश मतलब यूरोपियन साइड में है, ठीक है, तो वो कंट्री पहला देश बनने को तैयार है जो कि CPTPP को ज्वाइन करेगा। अभी तक कोई यूरोपियन कंट्री ने इस CPTPP को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वजह से यहाँ पर ये CPTPP न्यूज़ में है। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक प्रकार का पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाती है। यानी अभी जो CPTPP है ना, इसमें टोटल 11 देश हैं, 11 देश का ये ग्रुप है। वो 11 देश कौन कौन से हैं? इधर नज़र मारना। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, देन ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड देन वियतनाम। ये 11 कंट्रीज आज के समय पर CPTPP का हिस्सा हैं। इसको यूके ने ज्वाइन करने की बात की तो टोटल 12 हो जाएंगी। अभी खैर बात की गई है, अभी 11 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इस पूरे CPTPP को साइन किया गया था मार्च 2018 में। ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि ये जो देश हैं आपस में, ये क्या करेंगे? आपस में मिलकर जो व्यापार है उस व्यापार को और ज़्यादा बढ़ावा देंगे, एक दूसरे को व्यापार में सपोर्ट करेंगे, जो भी 11 देश यहाँ पर इस CPTPP का हिस्सा है। ठीक है, CPTPP से पहले एक और बॉडी हुआ करती थी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP, लेकिन US इसमें से निकल चुका था 2017 में। US जैसे इससे निकला, इन्होंने यहाँ पर इसको CPTPP बना दिया। इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज ऐड हो गई, आज इसमें 11 देश अवेलेबल हैं। यहीं पर एक और ग्रुप आता है जिसका नाम है APEC। ये क्या है? यह है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो 11 देश CPTPP के अंदर हैं वो 11 देश APEC के भी मेंबर हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के भी मेंबर हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ये एक ऐसा बड़ा सा ग्रुप है जिसमें 21 देश आते हैं और इस ग्रुप को 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था, तैयार किया गया था। वो 21 देश की लिस्ट पूरी यहाँ पर आपको सामने प्रेजेंट देखने को मिलेगी। एक बार रीड कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, उसके बाद यहाँ पर है ब्रुनेई दरुसलम, कनाडा, चिली, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकॉन्ग, फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ एक आध शायद कंट्री यहाँ पर जो है ना रिपीट हो चुकी है। इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, पेरू, फिलीपींस, देन उसके बाद में रशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, चाइनीज़ ताइपी हो गया, थाईलैंड हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वियतनाम। ये सभी मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे एशिया पैसिफिक इकॉनमी के अंदर में। ठीक है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का भी मेन मकसद है कि आपस में जो फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन उसको यहाँ पे प्रमोट करना, जो व्यापार है आपस में उसको एक बढ़ावा देना। कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? जो भी यहाँ पर ये आपस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो ये ड्यूटीज़, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगाया करते थे वो नहीं लगाया जाएगा। वो नहीं लगाया जाएगा तो व्यापार इनका ये फ्री ट्रेड कहलाएगा। ये जो APEC पूरा ग्रुप है ना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका जो सेक्रेटेरिएट, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर के अंदर है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में उमियम डैम के बारे में बात की जा रही है। ये डैम न्यूज़ में है और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले भी यहाँ पर UPSC ने कई बार डैम को लेकर सवाल पूछा है, प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल पूछा है। एक प्रोजेक्ट उत्तराखंड में बन रहा था एक नदी के ऊपर में, तो वो सवाल पूछ लिया गया था डायरेक्टली। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अब क्या हुआ है, जो हमारी अथॉरिटीज़ उन्होंने हाल ही में इन्फॉर्म किया है कि जो उमियम डैम है, यहाँ पे जो पानी है वो पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है ना, और जो पानी है इस डैम के अंदर से वो कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है। जब वाटर लेवल कह सकते हो सेफ लेवल से ऊपर चले जाएगा तो पानी रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस प्रकार की जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ ने दी है, जिस वजह से उमियम डैम न्यूज़ में है। चलो, ये तो खैर पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्टली आपसे उमियम डैम के बारे में पूछ लिया जाएगा।
जो ये उमियम डैम है इसको हम लोग बरापनी डैम के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है, कहाँ पर है? मेघालय के अंदर में। मेघालय एक नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है। अगर हम अपन इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पर आपको ये एक छोटा सा स्टेट दिख रहा होगा, मेघालय। मेघालय के आसपास यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो असम एक बहुत बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है, नीचे बांग्लादेश आ जाता है। मेघालय की कैपिटल हो गई शिलोंग। क्लियर? आगे आते हैं। अब यहीं पर मेघालय में ही ये जो उमियम डैम है ये प्रेजेंट है। ये जो उमियम डैम है, इस डैम का मेन पर्पस क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, बिजली का उत्पादन करना, सप्लाई करना, साफ़ पानी को यानी पीने योग्य जो पानी है उसकी सप्लाई करना। तो ये एक मेन काम आपको देखने को मिल जाता है। प्लस एक मेन वाटर सोर्स का भी काम करता है शिलोंग वाले एरिया में। इस डैम की कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1964 में की गई थी और ये एक साल में कंप्लीट हो गया था 1965 के अंदर में। यह डैम बनाया गया है असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सपोर्ट किया। ये जो रिजर्वायर की कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा है। इस डैम ने यहाँ पर एक रिजर्वायर बना रखा है जिसको उमियम लेक के नाम से जानते हैं। उस रिजर्वायर की कैपेसिटी 9 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर की है। इतना पानी उसमें स्टोर किया जा सकता है। ये जो लेक है ये पूरी की पूरी 220 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ये सब बातें आपने ध्यान में रखने की इतनी ज़रूरत है नहीं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हम्पी के बारे में बात की जा रही है। हम्पी जो कर्नाटका में है। हम्पी के कुछ की फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो हम्पी के की फैक्ट्स क्या हैं, आओ थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, न्यूज़ में क्यों है? ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं क्या? नहीं। अभी क्या हो रहा है कि थर्ड शेरपास की जो मीटिंग है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी शिप के अंदर में, जो ये मीटिंग है वो रिसेंटली हम्पी में होती है। इस वजह से यहाँ पर हम्पी न्यूज़ में है। तो हम्पी के बारे में कुछ तथ्य आपने पता होने चाहिए, कभी भी एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में यानी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, लोकेशन। हम्पी को हम लोग पंप क्षेत्र या फिर किष्किंधा के नाम से भी जानते हैं, यानी पंप क्षेत्र ऑफ किष्किंधा के नाम से जानते हैं। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर में। ठीक है, कहीं कर्नाटका में बिल्कुल बीच में, सेंट्रल कर्नाटका के अंदर में। सेंट्रल कर्नाटका में जो तुंगभद्रा नदी बहती है ना, उससे किनारे यहाँ पर हम्पी है। हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है और ये प्लेस का जो ऐतिहासिक रोल है वो बहुत बड़ा है। मतलब कह सकते हो ये जो जगह है ना, इसका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम्पी बेसिकली वो जगह है जो कि एक समय पर विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया का, कह सकते हो जो बड़े बड़े ग्रेटेस्ट एम्पायर्स खड़े हुए थे, बड़े बड़े हिंदू एम्पायर्स खड़े हुए थे, उनमें से एक सबसे बड़ा विजयनगर एम्पायर भी था, जो कि 14 से लेकर 16 सेंचुरी तक चला। तो यहाँ पे जो नदी है तुंगभद्रा नदी यहाँ पर हम्पी से होकर गुजरती है। हम्पी में कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स यानी कुछ मंदिर वगैरह देखने को मिलेंगे, स्पेशल मंदिर अपनी स्पेशलिटी के साथ में। ये जो जगह है ना, जो ये स्थल है, यहाँ पर बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े पैलेसेस हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, दूसरे स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स जैसे विरूपाक्षा टेम्पल। दोस्तों, विरूपाक्षा टेम्पल को लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। इसका लोकेशन याद आ रहा है? विरूपाक्षा टेम्पल हो गया, उसके बाद वितला टेम्पल हो गया, लोटस महल हो गया, क्वीन बाथ हो गया, एलिफेंट स्टेबल्स, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। टेम्पल्स की खास बात यहाँ पर यह है कि बोल्ड बोल्ड जो स्टोन्स हैं उनके यूज़ करे गए हैं, काफ़ी सारी नक्काशियाँ की गई हैं, मजबूत पिलर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर वितला टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये वो टेम्पल आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर पूरे स्टोन से एक रथ बनाया गया है। ये आप देख पाओगे, ये जो स्टोन है, जो चट्टान है, जो पत्थर है, उससे यहाँ पर पूरा का पूरा ये रथ बनाया गया, जो कि अपने आप में बहुत ही पुराना है। ये जो वितला टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ना, ये एक बहुत ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर है हमारे हम्पी के अंदर में। ये जाना जाता है अपने आर्किटेक्चर की वजह से, मतलब कि यहाँ पर सबसे फेमस जो ये स्टोन का चैरियट है, जो स्टोन का ये पूरा रथ है ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। बोला जाता है यहाँ पर कि ये जो टेम्पल है ये 15 सेंचुरी का है। इस टेम्पल को बनाया गया था किंग देवराय के शासन में। किंग देवराय जो 2 थे इनके शासन में। ठीक है, ये विजयनगर एम्पायर के एक रूलर थे, तो उनके शासन के अंडर में इसको बनवाया गया। प्लस इस टेम्पल के बाद में छोटे छोटे करके और भी जो बहुत सारे पोर्शंस हैं वो धीरे धीरे एक्सपैंड करे गए। तो स्टार्टिंग यहाँ पर ये हो गई किंग देवराय 2 के अंदर में। उसके बाद यहाँ पर इसको और ज़्यादा बढ़ाया गया, जो कृष्ण देवराय थे इनके अंडर में, यहाँ पर इनके शासन के अंदर में इस टेम्पल को और ज़्यादा एक्सपैंड किया गया। ठीक है, और ये जो कृष्ण देवराय है ये भी यहाँ पर एक सबसे, कह सकते हो जो फेमस रूलर्स हैं विजयनगर डायनेस्टी के, उन फेमस रूलर्स के अंदर में आते हैं। प्लस ये जो जगह है ना, यहाँ पर कह सकते हो ये जो टेम्पल है इसको हम लोग श्री विजय वितला टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये लॉर्ड वितल को जो कि बेसिकली लॉर्ड विष्णु जी के एक अवतार हैं, उन्हीं को डेडिकेट किया गया है।
इस टेम्पल का आर्किटेक्चर द्रविडियन स्टाइल है। द्रविडियन स्टाइल में यहाँ पर पूरा टेम्पल तैयार किया गया है। इसके जो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर जो हमारे साउथ इंडिया के अंदर टेम्पल के आर्किटेक्चर्स हैं वो उसी प्रकार के ज़्यादातर आर्किटेक्चर्स हमारा इस मंदिर का भी देखने को मिल जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी हैं, काफ़ी कुछ समझ में आ चुका है। नाउ अब टाइम है आपके टेस्ट का। तो पूरा लेक्चर अच्छे से सुन लिया, अब देखते हैं किसने कितने बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को सुना है। टाइम है टेस्ट का, तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में सारे के सारे क्वेश्चंस दूंगा, आप उसके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना। फिर लास्ट में मैं आपको एक साथ सभी आंसर्स बता दूंगा ताकि आप रीमैच कर सको और देख सको कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने गलत। सबसे पहला क्वेश्चन मीजल्स को लेकर है। अभी थोड़ी देर पहले मीजल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। मीजल्स को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर 1, मीजल एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्या ये बैक्टीरिया की वजह से होती है? अच्छा, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितनी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो मीजल एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, नंबर 1 स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, मीजल्स जो बीमारी है ये फैल सकती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और हवा के माध्यम से भी। थर्ड स्टेटमेंट, कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो है आज के समय में वो इस बीमारी के लिए अवेलेबल नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ऑल 3 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है आपने आंसर देख लिया, तो कोई बात नहीं, देखते हैं इतनी देर में तो आपने लाइव चैट में आंसर दे दिया होगा। आगे से ध्यान रखूंगा इस क्वेश्चन से। अब यहाँ भी बात की जा रही है कोल गैसिफिकेशन को लेकर। कोल गैसिफिकेशन को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट, कोल गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कोयले को ऑक्सीजन और स्टीम के साथ में बर्न किया जाता है, ब्लोन किया जाता है और हीट किया जाता है एक हाई प्रेशर के अंडर में। फिर इससे क्या होता है, हमें सिनगैस मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि सिनगैस, इसी प्रोसेस से सिनगैस प्रोड्यूस होता है और उस सिनगैस के अंदर में कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन प्रेजेंट होता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं या ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नमदा आर्ट के बारे में पूछा गया है। नमदा आर्ट को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नंबर 1, ये एक बेसिकली बहुत अलग सी आर्ट फॉर्म है जहाँ पर जो ऊन होता है उसको फेल्ट किया जाता है, ना कि वोवन किया जाता है, यानी इसकी बुनाई नहीं होती, इसका अलग ही मेथड यहाँ पर फेल्टेड मेथड यूज़ किया जाता है। फेल्टेड मेथड क्या होता है थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि नमदा आर्ट बेसिकली एक क्राफ्ट है जो कि केवल और केवल इंडिया में ही प्रैक्टिस किया जाता है, इंडिया में यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने अच्छे से सभी क्वेश्चंस के सही उत्तर दिए होंगे। चलो एक एक करके लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात की गई थी नमदा आर्ट के बारे में। नमदा आर्ट को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताना था कौन सा सही है। यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। कहोगे ऐसा क्यों? देखो आपको पता है कि यहाँ पर नमदा आर्ट के अंदर में हम लोग फेल्टेड वूल्स का यूज़ करते हैं, ना कि मतलब जो ऊन होती है उसकी बुनाई वगैरह नहीं की जाती है। उसमें एक अलग मेथड होता है, अलग अलग ऊन की लेयर्स बिछाई जाएंगी, उसके ऊपर यहाँ पे जो वो बास्केट है उसको रख के यहाँ पर मतलब वाटर डाल के उसको प्रेस किया जाएगा, एक अलग शेप यहाँ पर, अलग फॉर्म यहाँ पर उसको दी जाती है। तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। लिखा है कि जो नमदा आर्ट है वो केवल और केवल इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एशिया के अंदर ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी है, यहाँ सभी जगह पर ये नमदा आर्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द ओनली आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कोल गैसिफिकेशन को लेकर, बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं। इस प्रोसेस में कोयले को ऑक्सीजन स्टीम के साथ में ब्लोन करने के बाद में इसको हीट भी किया जाता है हाई प्रेशर के अंडर में। इससे हमें एक गैस मिलती है सिन गैस। सिन गैस में बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता ही है। इसके अलावा और क्या क्या होता है ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में याद करके बताने की कोशिश करो, आपका कंसंट्रेशन लेवल पता चलेगा कि आपने कितने कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को सुना है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मीजल्स के बारे में पूछा गया था, बताओ कि तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, बाकी एक गलत है। पहला, मीजल्स एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मीजल्स जो है वो वायरस की वजह से होता है, तो एक वायरल डिजीज़ है, ना कि बैक्टीरियल डिजीज़। जैसे मैंने आपको बताया था, ये बीमारी वायरस की वजह से होती है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट, ये डायरेक्ट कांटेक्ट और एयर से फैल सकता है, बिल्कुल सही बात है, आपको पढ़ाया था। थर्ड स्टेटमेंट ये भी सही है, कोई भी स्पेशल एंटीवायरल ट्रीटमेंट आज के समय में इस बीमारी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मीजल्स को लेकर हमारे जो ये
आंसर है वो हो जाएगा बी ओनली। ठीक है, यानी ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, कम क्वेश्चंस है क्योंकि आज आर्टिकल ज़्यादा थे, इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चंस कम थे। बाकी अगर आप पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। 499 में आप हमेशा हमेशा के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे कोई दोबारा आपने सब्सक्रिप्शन का रिन्यू वगैरह नहीं करवाना होता है। ठीक है, इस ग्रुप में आपको डेली करंट नोट्स, यानी जो हमारा द हिंदू का वीडियो आता है, इस वीडियो के बाद जो द हिंदू का वीडियो आता है उसके हमारे करंट नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह वो आपको मिल जाती हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिलता है, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।